बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने आपको बताया था कि हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका मकसद जो हमारे यंग लायर्स हैं उनको अदालत की कार्रवाई, जितनी भी जो प्रैक्टिकल कार्रवाई अदालत के अंदर होती है उनसे उनको रुशनास कराना, उनको अदालती कार्रवाई सिखाना। अदालत की कार्रवाई हम लिख कर दें, आप पढ़ें, इससे इतना ज़्यादा आप उसको नहीं सीख सकते। अगर मैं आपको लेक्चर की सूरत में बताता हूँ कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकें या कर सकें। इस सारा जो मेरा एक ड्रीम था या जो मेरी एक ख्वाहिश थी ज़िंदगी की कि मैं एक ऐसा फोरम अपने यंग लायर्स को दूँ कि जहाँ पर वो तमाम जो हमारे यंग लायर्स हैं वो चीज़ें कि जो अदालतों के अंदर उनको सीखने के लिए 4, 5 या 10 साल लग जाते हैं, वही तमाम चीज़ें 4, 5 या 10 माह में वो यहाँ से सीख कर चले जाएँ। उस मकसद के लिए हम डिफरेंट कोर्सेज पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो एक अदालत के माहौल का होना। क्योंकि जब तक आप जिस जगह पर जाकर आपने प्रैक्टिस करनी है आप वैसे ही माहौल से गुजर कर नहीं जाएंगे, उस वक्त तक आप कभी भी उस चीज़ को सीख नहीं सकते। तो हमारी जो नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, इसमें हमारी जो कोशिश है वो आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क जो असल अदालत में होता है वो सिखाना, प्रैक्टिकली कराना। इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम बेसिकली जो हमारे कॉलेज का इंशाल्लाह हिस्सा बनेंगे आगे फ्यूचर में, वो तमाम बच्चे, उसके अलावा जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, हम उनके आपस में कंपटीशंस करवाएंगे। लेकिन ये कंपटीशंस जो जनरल मूड कोर्ट कंपटीशंस होते हैं, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ जिनका प्रैक्टिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये उन जैसे हरगिज़ नहीं होंगे। ये हमारे जो मूड कोर्ट कंपटीशंस होंगे ये हमारे प्रैक्टिकल इश्यूज़ के ऊपर होंगे। इसमें वो केसेस हम सॉल्व आउट करेंगे जो हमारी आम अदालतों में हो रहे होंगे। आज के लिए भी जो एक मुकदमा मैंने सेलेक्ट किया है आप सब लोगों को ये चीज़ बताने के लिए, वो बेसिकली पिछले ही दिनों में मैंने एक मुकदमा फ़ाइल किया था, तो उसी की फ़ाइल में लेकर आया ताकि जो चीज़ वहाँ पे प्रैक्टिकली हुई या जो चीज़ें वहाँ पे हमने फेस की, जो क्वेश्चंस जज साहब ने पुट किए वही क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए जाए, और उसके अकॉर्डिंग बेसिकली आज हमने प्रैक्टिकली आपको जो वेरी फर्स्ट आपकी अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट होती है वो स्टे ऑर्डर के लिए होती है। स्टे ऑर्डर पे आर्ग्यू करना, किस तरह आर्ग्यू किया जाएगा, कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे। इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पर जो अभी इस वक्त बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और जो आपको ये मूड प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, ये एक्सपर्ट लॉयर्स हैं नहीं, बट इंशाल्लाह इसलिए यहाँ पर आए हैं कि एक्सपर्ट लॉयर बन जाएंगे। यहाँ पे गलतियाँ भी होंगी, वो आप लोगों से भी होंगी, तो ये परफेक्शन अगर हम शो करते हैं तो फिर उसमें यही चीज़ है कि आप क्या वैसे बनेंगे, मुश्किल है, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये गलतियाँ इसलिए करवाई जाएंगी, कुछ गलतियाँ ऐसी होंगी जो हमने जानबूझकर प्लान की है, कुछ पॉइंट्स इसलिए छोड़े जाएंगे ताकि वहाँ पर अदालत में आप अगर यंग लॉयर हैं तो आप अदालत में जाते हैं, आपको पता है कि नए वकीलों की जज सब कैसी कैसी करते हैं। तो हमने भी वो पॉइंट इसमें रखे हैं ताकि आपको बिल्कुल ऐसा एहसास ना हो कि आप किसी एक ख्वाब और ख्याली अदालत में हैं। आपको हम हकीकी अदालत में, जहाँ पर जज साहब नए वकला के लिए काफ़ी कभी कभी हार्श भी साबित हो जाते हैं उनकी गलतियों पर, तो यहाँ पर इसलिए हमने कुछ गलतियाँ खुद इसमें रखी हैं ताकि प्रैक्टिकली आपको वो तमाम चीज़ें हम सिखाएं, वो तमाम चीज़ें हम बताएं कि जो रियल प्रैक्टिस है, जो कि अदालतों में जो चीज़ हो रही है। तो ये हमारे इस पूरे जो अभी नई सीरीज़ हमने इंशाल्लाह स्टार्ट कर दी है, ये इसका मकसद है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क उसमें एक्सपर्ट किया जाए। इस मकसद के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे प्रैक्टिस में लोग आएंगे, हम उनके आपस में कंपटीशंस करवाएंगे। कंपटीशंस का तरीक़ाकार क्या होगा, ये जो मूड कोर्ट केसेस होंगे किस तरह चलेंगे, इसमें एक प्रैक्टिकल केस जो कि टोटली डिसाइड हो चुका होगा वो केस हम लेकर आएंगे और उस केस के हवाले से यहाँ पर प्रोसीडिंग चलेंगी, जो प्योर प्रोसीडिंग हमारे पार्टिसिपेंट्स करेंगे। और जब ये प्रोसीडिंग हमारे पार्टिसिपेंट्स कर लेंगे उसके बाद एक्चुअल फाइल उनको दिखाई जाएगी कि बेटा देखें आपने ये सब कुछ किया और एक्चुअल ये सब कुछ हुआ। उसके बाद फर्दर क्या है, उसके बाद फर्दर उनको उनकी गलतियाँ पॉइंट आउट की जाएंगी। आज तो इस सीट पे आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, फ्यूचर में जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं हम उनको इनवाइट कर चुके हैं, वो इंशाल्लाह आएंगे। जो सिटिंग जजेस हैं वो यहाँ पे आके हमारे जो कंपटीशन के जो फाइनल आर्ग्यूमेंट स्टेजेस हैं उनको हेयर करेंगे और आप लोगों को सजेशंस देंगे। हमारा बेसिक मकसद ये सब कुछ
आपको पता है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लेजेंड्स लॉ कॉलेज है जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसका मकसद हरगिज़ नहीं है कि मैं सिर्फ अपने कॉलेज को प्रमोट करने के लिए, अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ करूँ। मेरा मकसद मुकम्मल पूरे पाकिस्तान की जो हमारे लीगल फर्टिलिटी है उसको सपोर्ट करना, उसको प्रमोट करना, उसकी लीगल कैपेसिटी को इन्हेंस करना, क्योंकि ये मुल्क एक वकील ने ही बनाया था और आगे फ्यूचर में इसको आगे लेकर चलने वाले आप लोग यानी कि वकला हजरात ही हैं जिसको आगे लेकर चलेंगे। उस हवाले से भी आज के इस केस की तरफ आते हैं। आज के केस इसकी जो पहला स्टेप था वो हम कल कंप्लीट कर चुके हैं और वो एक लीगल ड्राफ्टिंग का जो हमारा पहला एक सेशन था, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मैं इसकी कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं और यहाँ से स्टार्ट करता चलूँ कि इसमें बेसिकली क्या क्या स्टेप, कौन कौन सी चीज़ें हैं, और फिर जब आज की प्रोसीडिंग पहुँचेंगे तो प्रैक्टिकली आपको उसके हवाले से आर्ग्यूमेंट करके देंगे। हमारे पास आज रीडर की सूरत में जो हमारे गुलफाम साहब हैं वो मौजूद हैं और मिस नौरीन साहबा जो है एडवोकेट नौरीन साहबा, ये आज के इस सेशन के अंदर आपको मूड, और हो सकता है कि ये क्योंकि ये भी यंग लॉयर है तो हो सकता है कि आज ये कोई ऐसी गलती करे कि मुझे मौका मिले कि मैं उनको बताऊं कि यंग लॉयर्स को अदालत में किस तरह आना चाहिए। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके मुताबिक ये मुकदमा लगाया जाता है और उसके मुताबिक जब ये मुकदमा लगाया जाएगा तो इसमें क्या है कि एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। जब भी एक क्लाइंट आपको अप्रोच करके ये कहता है कि जनाब मेरा किसी से एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट फ़लाँ डेट पे मैंने इतना अमाउंट दे दिया या देने के लिए तैयार हूँ और दूसरी पार्टी वो एग्रीमेंट परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस मकसद के लिए किसी भी पार्टी को स्पेसिफिकली ये कहने के लिए कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्म करे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाया जाता है। मौजूदा सूट के अंदर कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। दो पार्टीज़ हैं जिनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है एक घर की खरीदो फरोख्त का 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। 2018 के अंदर ये एग्रीमेंट होता है जिसमें 80 लाख रुपए अदा कर दिया जाता है और कब्ज़ा ले लिया जाता है, कागजात ओरिजिनल ले लिए जाते हैं। 30 लाख रुपए अभी इसमें बकाया है। 6 माह का टाइम इसमें रख दिया जाता है कि 30 लाख 6 माह के अंदर उस वक्त अदा किए जाएंगे कि जब NOC वगैरह दे दी जाएगी LDA से लेकर और मुकम्मल घर ट्रांसफ़र कर दी जाएगा तो रिमेनिंग अमाउंट को विदिन 6 मंथ ये सब क्लैरिफिकेशन के बाद अदा किया जाएगा। इस मकसद के लिए जब अप्रोच किया जाता है रिस्पोंडेंट को तो रिस्पोंडेंट NOC में डिले करता है और इसी दौरान रिस्पोंडेंट की डेथ हो जाती है 2018 में ही। जब रिस्पोंडेंट की डेथ हो जाती है तो अप्रोच किया जाता है रिस्पोंडेंट की वाइफ उसको कि जनाब आप आए और आप आकर इस मुकदमे के हवाले से आगे प्रोसीड करें और NOC लेकर दें ताकि ये इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जा सके। लेकिन वो इस चीज़ से इनकार करती है जिसकी वजह से ये सूट फाइल की जाती है कि हमारा कॉज ऑफ एक्शन हो गया। पार्टीज हमारी लाहौर की थी, लिहाजा मुकदमा भी कहाँ पे किया गया, लाहौर में। ड्राफ्टिंग हमने कल सीख ली थी। फाइल बनाने का स्टेप वो ऑलरेडी हम लोगों को बता चुके हैं। जो नए लोग हैं हम उनको साथ साथ फाइल बनाने का एक जो कंप्लीट स्टेप है प्रैक्टिकली वो फाइल दिखाकर सॉफ्ट कॉपी में भी और हार्ड कॉपी में उनको देकर ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे। फाइल बनाने के बाद एक चीज़ आप जहन में रख लें, सूट इंस्टीट्यूट करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जैसे ही आपने सूट इंस्टीट्यूट कर लिया वैसे ही आपको स्टे मिल जाएगा। नहीं, कभी भी नहीं। सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद जब तक ऑर्डर 39 रूल 1 एंड रूल 2 की एप्लीकेशन साथ नहीं लगाएंगे तब तक आपका जो है वो दावा, उसका जो सूट है, जो स्टे ऑर्डर है वो आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा। स्टे ऑर्डर हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में इसको इंटरिम इंजंक्शन कहा जाता है, इंजंक्शन कहा जाता है, टेम्परेरी इंजंक्शन कहा जाता है। तो टेम्परेरी इंजंक्शन अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए अपने सूट के साथ एक ऑर्डर 39 रूल 1 2 की एप्लीकेशन लगाते हैं। जब ऑर्डर 39 रूल 1 2 की एप्लीकेशन हम लगाते हैं तो ऑर्डर 39 रूल 1 2 की एप्लीकेशन के बाद जनरली जो प्रैक्टिस चल रही है, आपका मुकदमा ऑन द सेम डे जिस दिन आप इंस्टीट्यूट करते हैं उसी दिन उसको कॉल कर लिया जाता है। हम आमतौर पर कोर्ट के वर्किंग आवर यानी कि 12 बजे तक उस दावे को अगर दायर करते हैं तो कोर्ट का जब जो रूटीन की प्रोसीडिंग है, जो केसेस हैं, जब अदालत उनको सुन लेती है तो उसके बाद स्टे ऑर्डर्स और ऐसे अर्जेंट, क्योंकि स्टे ऑर्डर एक अर्जेंट मैटर है, इवन कि हड़ताल भी होगी तो स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन आपकी लगेगी ही लगेगी। तो स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन जो होती है वो पहले दिन ही लगाई जाती है और पहले दिन ही आपका जो स्टे ऑर्डर है, अगर आप कोर्ट को 3 पॉइंट्स के ऊपर सेटिस्फाई करते हैं
कि जनाब प्राइमा फेशी केस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेरी फेवर में है और इरिपेयरेबल लॉस होगा। तो अगर ये 3 पॉइंट्स के ऊपर आप कोर्ट को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं तो कोर्ट आपको स्टे ग्रांट करता है। तो आज के इस केस में हम देखते हैं कि क्या हमारी जो वकील साहिबा जो इसमें आ रही हैं तो क्या ये स्टे ग्रांट कर सकती है, ये स्टे ले सकती है या नहीं ले सकती, क्या ये उसको आर्ग्यू करेंगी या नहीं करेंगी। तो लिहाजा हम चलते हैं आज के अपने उस मुकदमे की तरफ कि जिसमें बेसिक जो है हमारा एक स्टे ऑर्डर है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से। जी सर, हमारा एग्रीमेंट टू सेल हुआ था 24/1/18 को, जो कि आपके सामने फ़ाइल है और एग्रीमेंट भी आपके सामने है। इसमें जनाब हमने 1,10,00,000 का जो टोटल है एग्रीमेंट है, 80 लाख जो है एट द स्पॉट हमने पे कर दिए हुए हैं। बकाया 30 लाख जो है बाद जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट मुद्दत पे करना बाकी था, जिसमें LDA से मुकम्मल NOC जो है रिसीव करने के बाद हमने पे करना था। उसके बाद जी जनाब, ये हमारा केस जो है प्राइमा फेशी केस है। इसमें 80 लाख हम पे कर चुके हैं, 30,000 रिमेनिंग है जो कि हम पे करने के लिए तैयार हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं। हमारे वो 80 लाख जब पे किया था तो उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स भी हमारे हैंड ओवर कर दिए थे। पोसेशन जो है पोजेशन में है हम, और कब्ज़ा हमारे पास है। तो हमें यहाँ पे स्टे चाहिए। अगर हमें ये स्टे ना मिला तो बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस होगा और हमें इरिपेयरेबल लॉस हो जाएगा। वकील साहब, स्टे तो आपको चाहिए, लेकिन आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जनाब 6 माह की मुद्दत, और आपके एग्रीमेंट की जो डेट है वो 2018 की है। 24/1/2018 को आपका एग्रीमेंट हो रहा है, और उसके बाद जब हम 6 महीनों की बात करें तो 7वें महीने में आपके 6 महीने पूरे हुए, आपका कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो गया 2018 में। तो 19-20 आपको तो कॉज ऑफ एक्शन, आपको तो टाइम लिमिटेशन पीरियड ही जो है वो एक्सपायर हो चुका है। आप कैसे ये मुकदमा लेकर आ गए, पहले ये तो आप देख लिया करें। जी जनाब, ये काइंडली मुलाहजा फरमाइएगा। ये लिखा हुआ है कि बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट मुद्दत 6 माह हमारे स्टार्ट होंगे। अभी तो हमारा जो है टाइम पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि LDA से हमें NOC अभी इशू ही नहीं हुआ। नहीं तो आपका मुकदमा वो जमीला बीबी के ख़िलाफ़ है, आपका मुकदमा जो है वो इरशाद के ख़िलाफ़ है। आपने LDA को पार्टी क्यों बनाया इसमें? बिकॉज सर, ये जो LDA जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तमाम अमल दरामद जो है LDA से होगा, तो NOC उन्होंने ही जारी करना है, इसलिए हमने उन्हें पार्टी बनाया है। इसमें जो एक सबसे बड़ा इशू नज़र आ रहा है, आप अपने दावे में ये लिख रही हैं कि सोल लीगल हियर जमीला बीबी है और वो विडो है। तो विडो तो 1/8 हिस्से की है, अगर औलाद नहीं है तो 1/4 हिस्से की है। तो बाकी लीगल ईयर्स आपने इसमें ऐड नहीं किए, तो वो क्यों आपने ऐड नहीं किया? आप इसमें लीगल ईयर ऐड करें। आपको तो दावा इंफ्रास्ट्रक्चर से आपने तो प्रॉपर जो नेसेसरी पार्टीज उनको तो आपने ऐड ही नहीं किया, आप तो खाली जमीला बीबी को लिख के आ गए। ये कैसे हो सकता है जनाब? यहाँ पे जमीला बीबी एज अ लीगल हेयर जो है वो आई नहीं है, वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है पेश हुई हैं। तो अगर वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव पेश हुई है तो ज़रा आप अपने दावे में देखें, आपने तो यहाँ पे लिखा है हिज सोल लीगल हियर, तो फिर आप यहाँ तो दावे में उसको लिखें कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल हियर नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको इसको ठीक करके आना चाहिए पहले, और फिर आपको अदालत की तरफ आना चाहिए। क्या कहते हैं आप? सर, ये जो है टेक्निकली या कंप्यूटराइज कोई मिस्टेक होगी, लेकिन ये जमीला बीबी जो हैं एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही पेश हुई हैं। हाँ, तो मिस्टेक्स तो दूर होनी चाहिए ना पहले, मिस्टेक्स दूर होने के बाद फिर ये सब कुछ हो जाएगा। इतनी जल्दी क्या है, कोई फीस ज़्यादा तो नहीं ले ली? नो सर, ये अगर हमें इस टाइम जो है ऑर्डर 39 के थ्रू स्टे ऑर्डर ना मिला तो हमें इरिपेयरेबल लॉस हो जाएगा। क्या और लॉस ये हो जाएगा आप लोगों को? सर, ये ठीक करके आ जाए, कोई लॉस नहीं होता। इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और काइंडली ये स्टे ऑर्डर इसी डेट में होना चाहिए। क्या चीज़ स्टे करनी है सर? ये घर में जो है डिस्टर्बेंस और इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही एग्रीमेंट कंप्लीट करने का इनका कोई इरादा है। तो काइंडली ये स्टे जो है ग्रांट किया जाए।
ठीक है जनाब, देखते हैं इसके हवाले से, थैंक यू। नोट करेंगे आज उसको। नेक्स्ट आपकी हेयरिंग 29 को है, लिखवा दें इनको 29 को आप। थैंक यू सर। ये जनाब हमारी किसी भी केस के अंदर जो पहले दिन की प्रोसीडिंग है, डेफिनेटली हमारे जो इसमें सारे जो यहाँ पे बच्चे आएंगे वो ट्रेनिंग लॉयर्स हैं जो ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे जो इसके ट्रेनिंग के लिए आएंगे। तो गलतियाँ चलती रहेंगी, गलतियों से ही इंसान सीखता है। और मेरे ख्याल में आज इनका वेरी फर्स्ट डे था, और इनके जो ओवरऑल जो यहाँ पे अपेयरेंस थी आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने अक्सर अदालतों में बच्चों की टांगें कांपते हुए देखी, बल्कि कांपें टांगती हुई देखी है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी एफर्ट है। मकसद आप लोगों को इस इन्वायरमेंट से, इस सारी प्रोसीडिंग से इस तरह करके गुजारना कि आप लोगों को ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली इसको अदालत में जाकर करें तो ये तमाम चीज़ें आपको आसान लगे। जनरली जब आप इस तरीके से आर्ग्यू करते हैं तो आपको वहाँ पर स्टे ग्रांट कर दिया जाता है। कुछ ज़रूरी चीज़ें, अगर आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए गए हैं तो यहाँ पर आपको लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 113 को स्टडी करना पड़ेगा, जो कि क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप नए लॉयर के तौर पे जाते हैं तो जज साहब आपसे कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बताया जरा कि लिमिटेशन कहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो आर्टिकल 113 लिमिटेशन एक्ट, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर टाइम स्टिपुलेटेड तो 3 साल, अगर नहीं है तो कॉज ऑफ एक्शन से आगे, इन डिनाइल से आगे 3 साल उसका टाइम होता है। यहाँ पे 6 महीने को जैसे उन्होंने जस्टिफाई किया कि कुछ में लिखा था कि 6 महीने टाइम तो है, तो 6 महीने के बाद 3 साल तो पूरे हो चुके थे, लेकिन 6 महीने होगा LDA की सर्टिफिकेशन के बाद, और LDA की सर्टिफिकेशन नहीं हुई तो टाइम तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब LDA की सर्टिफिकेशन होगी तो टाइम स्टार्ट होगा। वीडियो के हवाले से जैसे इन्होंने जस्टिफाई किया, वीडियोस को वैसे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। और ये पॉइंट जो मैंने आपको भी बताया है, इनफैक्ट यही सेम क्वेश्चन ये 2 वीक्स पहले ही मुकदमा हमारा अदालत के सामने पेश हुआ था, तो वहाँ पर यही सेम क्वेश्चन वीडियो के हवाले से रेज हुआ था, और उसका हमारा जो जवाब वो यही था कि जनाब हमने इसको एज अ वीडियो, एज अ लीगल हियर तो रखा ही नहीं है, हमने इसको एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस केस के अंदर रखा है, क्योंकि एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस केस के अंदर हमने इनको रखा है। दैट्स वाई जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ये तो वारिस बनते ही नहीं है। जब ये वारिस नहीं बनते तो लिहाजा उसमें 1/8 हिस्से का कंसेप्ट आता ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके ओनर बन चुके हैं। स्टे ऑर्डर के अंदर यही चंद बातें होती हैं जो हम क्या करते हैं, जो हम किसी भी केस के अंदर डिस्कस करते हैं, डिस्कस की जाती है, बताई जाती है। ये कोई आज इस केस के अंदर जो हमने इस डिस्कशन को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया है, बट प्रैक्टिकली ये इतनी प्रोलॉन्ग डिस्कशंस नहीं होती। जनरली आपको जो स्टे है वो 2 से 3 बातों के ऊपर ही ग्रांट कर दिया जाता है, अगर आपका केस प्राइमा फेशियाई हो तब। प्राइमा फेशियाई केस यहाँ पे एग्रीमेंट देखा जाता है कि क्या आपका एग्रीमेंट प्रॉपरली विटनेसेस के साइन मौजूद है, पार्टीज़ के साइन मौजूद है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन मौजूद है। एग्रीमेंट नीड्स नॉट टू बी रजिस्टर्ड, उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, बट अगर वो रजिस्टर्ड हो तो उसकी अथेंटिसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। यहाँ पर कोर्ट फर्दर एक और चीज़ वो आपसे कह सकता है कि जो रिमेनिंग 30 लाख अमाउंट है, कि आप अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए अदालत में जमा करवाने को तैयार है, तो आप कहें जी जनाब हम तैयार हैं, कभी भी इनकार नहीं करना आपने, जी हम तैयार हैं, आप स्टे ग्रांट करें तो हम तो उसमें अदालत कहते चलो पहले पैसे जमा करवा दें फिर स्टे हो जाएगा। आप नहीं ज़रूर, आप मेहरबानी करके हमें स्टे ग्रांट कर दें कि वो बंदा घर बेचने के लिए तैयार है, अगर वो घर बेच जाएगा तो हमें नुकसान हो जाएगा। हम ये जो अमाउंट है ये हम नेक्स्ट पेशी से पहले जमा करवा देंगे, आप इसमें मेंशन कर दें कि नेक्स्ट पेशी तक हमने पैसे जमा करवाने हैं। इसमें ये नहीं है बजट साहब ने कहा कि नहीं अगली पेशी पे आ जाए और आप उठाएं फाइल और अगली पेशी, नहीं है, आपने कंटिन्यूसली आर्ग्यू करना है, आपने चीज़ों को एक नए से नए एंगल से लाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि मैं हर पॉइंट पे कह रहा हूँ कि ठीक है बाद में, तो अगली बात आप लेकर आए, आप उस बात को वहाँ पे ख़त्म ना करें, क्योंकि अदालत के इख्तियार है वो आपको किसी भी मैटर को मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट में जाने से बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ये भी बनता है कि जनाब अगर इसमें स्टे ग्रांट ना किया गया तो वो ज़मीन बेचने के लिए तैयार है, वो वरासत करवा लेंगे, उसमें और पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो नए मुकदमे आ जाएंगे, मल्टीप्लिसिटी सूट हो जाएगा। तो लिहाजा इसमें स्टे ऑर्डर ज़रूरी है ताकि इन प्रोसीडिंग को यहीं पे ख़त्म करके अदालत का कीमती वक्त बचाया जा सके। जब भी आप कोर्ट में जाते हैं, जो हर अदालत के एक अपना डेकोरम है, लर्नड कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट का जो लफ्ज़ है वो नॉर्मली हम हाई कोर्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं,
लर्नड जो कौंसल और लर्नड जज जो अल्फाज हैं वो हम जो लोअर कोर्ट से वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उर्दू में हमारी प्रैक्टिस है तो जनाब मोहतरम इज़्ज़त के साथ हर बार जब आप आर्ग्यू करें तो आपका जो लहजा है उसमें इज़्ज़त होनी चाहिए, उसका एक एलिमेंट होना चाहिए। किसी भी सूरत आपने वहाँ पे अपना जो रवैया है वो हार्श, ये एक इंतहाई बुरी बात। अदालत में आपको दो किस्म के लोग मिलेंगे, कुछ जो कह रहे हो कि हम हार्श हो गए, वो नहीं, अपने आर्ग्यूमेंट से अगले आपने जज को विन करना है, और जिनके आर्ग्यूमेंट्स कमज़ोर होते हैं आवाज़ें उनकी लाउड होती है, ये बात जहन में रख लें। मैंने अदालतों के अंदर बहुत पोलाइट लहजे वाले वकीला को हमेशा जीतते देखा है कि जो अपनी पोलाइटनेस की वजह से एक मुश्किल चीज़ को भी आसान बना देते हैं और अपनी बात को जज तक पहुंचा देते। जब आप किसी भी चीज़ को अना और सिद्ध की तरफ लाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगी। फर्दर इंशाल्लाह टाइम टू टाइम इन चीज़ों को हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते रहेंगे, बताते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इससे अगले स्टेप के लिए होगा। फाइल वैसे हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, नए बच्चों को तैयार करके बताएंगे। अब इस पर जो प्रैक्टिकली अगला स्टेप क्या है कि अब समझ जारी होने हैं, तलबाना जमा होना है। तलबाना कैसे जमा होगा, समन कैसे जारी होंगे, समन किस तरह का होता है, तलबाना किस तरह का होता है। हमारे पास यहाँ पे जुडिशल एस्पिरेंट्स भी हैं, हम उनको भी सिखा रहे हैं। हमने उनको ऑर्डर शीट लिखना सिखाना है कि पहले दिन का ऑर्डर आप कैसे लिखेंगे ताकि वो भी इसके साथ इन टच हो जाए। तो कल के लेक्चर में क्योंकि मुकदमा आ चुका है, हम पहले दिन का ऑर्डर लिखेंगे और अपने जुडिशल एस्पिरेंट्स को भी हम बताएंगे कि एक स्टे ऑर्डर किस तरह लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशल क्वेश्चन, आप इस दौरान कोई क्वेश्चन आता है हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।